नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश बेनीवाल आपका स्वागत करता हूँ स्टडी फॉक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रहा रखी थी, उसमें आज हमारा चौथा दिन है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आज की क्लास में क्या रहने वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नागरिकता मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख है और फंडामेंटल राइट इनका भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख है और इसका भाग 2 में। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बी आर अम्बेडकर को 1990 और 91 में उनकी मृत्यु के बाद मरणोपरांत सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से भारत को मिग्रेशन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ये है अनुच्छेद नंबर 6 में प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात लिखी है अनुच्छेद नंबर 9 में। और इंडियन एक्टर अक्षय कुमार के पास शायद कनाडा की नागरिकता है, तो उन पर विवाद चलता रहता है भारतीय नागरिकता को लेकर कि भारतीय नागरिकता नहीं है, कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई, ये वो किया जाए। संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा रेगुलेशन विनियमन करने की शक्ति का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद नंबर 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष निवास करना अनिवार्य है? यह 12 वर्ष। कम से कम 12 वर्ष निवास करना अनिवार्य है। अब भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। ये कौन कौन से हैं 5 तरीके? पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से। तीसरा, पंजीकरण से। चौथा, देशीकरण से। और पांचवा, क्षेत्र के
समादेश है। ये भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। अब ये तो थे नागरिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन, आर्टिकल 5 से लेकर 11 अनुच्छेद से रिलेटेड। अब देखेंगे आगे फंडामेंटल राइट और अंबेडकर से रिलेटेड। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? ये किया था उन्होंने 1956 में। 1956 में लगभग 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये दलित जात पात वाला सिस्टम नहीं है। ये बौद्ध धर्म को ग्रहण इसलिए किया था कि ये हिंदू धर्म से ये जात पात और दलित, ये पंडित, ये वो है, इन्हें से दुखी हो गए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी वो देश जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल देश, और जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू मिनॉरिटी में है। अल्पसंख्यक समुदाय कौन हुआ यहाँ पे? हिंदू। के लिए देशीकरण हेतु निवास की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? ये काफी चर्चा में रहा था। CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदुओं से भारत में आने पर नागरिकता के लिए जो देशीकरण, ये आपको बताया था नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं, इनमें से ये देशीकरण में अवधि को घटाकर 11 वर्ष से कितना कर दिया गया था? ये इनके लिए 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक नायक 1920 समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया? ये किया गया भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 1 में क्या लिखा है? का संघ व राज्य क्षेत्र है। अब जो मेन पॉलिटी का पार्ट है वो शुरू हो गया। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्लास को आपको ध्यान से देखना होगा और शेयर भी जरूर करना है। संघ व राज्य क्षेत्र, भाग 1 में लिखा है संघ व राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद है इसके 1 से लेकर 4 तक। फिर है भाग 2 में लिखा है नागरिकता के बारे में, और इसके अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। इसमें लिखा है मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट। और इनका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। इनका वर्णन मिलता है हमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। किस अनुच्छेद के तहत स्टेट की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद नंबर 12 शुरू होता है मौलिक अधिकारों के पहला आर्टिकल अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में वर्णन है राज्य की परिभाषा का। मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? मूल संविधान में वो 7 मूल अधिकार दिए गए थे।
लेकिन बाद में इसे घटाकर 6 मूल अधिकार कर दिए गए। एक संपत्ति का मूल अधिकार है वो हटा दिया गया था। मूल संविधान में ये 7 मूल अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मूल अधिकार को सूची से हटाकर एक विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? ये था संपत्ति का अधिकार। इसका वर्णन था 19(1) सब क्लोज F में इसका जिक्र था। बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर और 300 ए या क में जोड़ दिया गया। 300 क। पहले ये एक मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार था, परंतु ये वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। ये विधिक अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय? इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये समानता के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिए गए हैं, ये 23 से लेकर 24 तक। 23 में जो वालात श्रम और लिखा है, इसमें 24 में जो शिक्षा को, बाल शिक्षा को लेकर प्रावधान किए गए। ये शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 में जैसे बोलने की स्वतंत्रता, चलने की, घूमने की, फिरने की, ये मतलब स्वतंत्रता बताई गई है। 20 में गिरफ्तारी के विरुद्ध, कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कारण जान सकता है। और 21 का शिक्षा से रिलेटेड जोड़ा गया था 21 का, और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? यह अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, इसके अलावा 15, 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये वो फंडामेंटल राइट है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। विदेशी, इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट है वो भारतीयों के अलावा विदेशी नागरिकों को भी दिए जाते हैं। विदेशी नागरिक, उनको भी प्राप्त है। जैसे 14 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 22, 23, 24, इस तरह से ये बाकी के जो बच्चे हैं ये भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब इसमें 15 में लिखा क्या है, 16 में क्या लिखा है? 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। और अनुच्छेद 15 में लिखा है, कोई भी राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और इसी के आगे आर्टिकल 16 में लिखा है, लोक नियोजन के आधार पर।
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। और अब है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में इसमें 20 सब क्लोज फर्स्ट में कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का स्वतंत्रता है, वो अपने गिरफ्तारी के कारण जान सकता है, वकील वगैरह से राय ले सकता है। और 20 सब क्लोज 2 में इसमें दिया गया है वह गिरफ्तारी के साथ साथ कारण जान सकता है और उस पर वो उन्हीं दोषों के लिए मतलब दोषी माना जाएगा जो रूल उस समय थे। ऐसे नहीं है भाई आज उसने मर्डर किया, आज के टाइम में मर्डर के लिए सजा 7 साल है, कल को नियम आ जाता है कि मर्डर के लिए सजा है वो बढ़ाकर उम्र कैद कर दी या फांसी कर दी, तो उसने आज मर्डर किया है, कल के हिसाब रूल के हिसाब से उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जिस टाइम उसने गुनाह किया उस टाइम जो जितनी सजा या रूल था उसके हिसाब से उसे सजा दी जाए, ये लिखा है 20 सब क्लोज फर्स्ट में। और 20 सब क्लोज 2 में लिखा है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और 20 सब क्लोज 3 में लिखा है उसे गिरफ्तारी या कारण जानने, वकील वगैरह से राय करने के अधिकार दिए गए हैं। तो ये हो गया 20 में। अनुच्छेद 21 दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें लिखा है दैहिक प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है फंडामेंटल 21। नेक्स्ट असपृश्यता का अंत है। असपृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में दिया गया है और इसी के आधार पर असपृश्यता निवारण अधिनियम भी आया था, गवर्नमेंट बाद में लेके आई थी। अनुच्छेद 16 में आपको बताया था कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें लिखा है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये लिखा है आर्टिकल 16 में। नौकरी वगैरह में जो SC, ST, OBC या महिलाओं को जो छूट दी जाती है वो सब इसी के अंदर आ जाता है। और जो EWS को आरक्षण दिया गया है वो भी आर्टिकल 16 के तहत ही दिया गया है। 16 हो गया 17। अब देखते हैं 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत इसमें मतलब पहले उपाधियां लगाया करते थे अपने नाम के आगे, इसका अंत कर दिया। अपने आप नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता और कोई दूसरे देश से उपाधियां ग्रहण करेगा तो राष्ट्रपति की परमिशन से ही ग्रहण करेगा दूसरे। अब इस पर एक केस भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। जैसे कोई अपने नाम के आगे लगाता है भाई पद्म श्री फलाना राम या पद्म विभूषण फलाना राम, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि ये पद्म विभूषण, पद्म श्री ये उपाधियां नहीं है, मतलब ये लगा सकता है पद्म श्री पद्म, ये गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये उपाधियां नहीं है भी। अब है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 19 में 6 बुनियादी संरचनाएं बताई गई है जिसमें बोलने की, घूमने की, संघ बनाने की ये आज़ादियाँ दी गई है। इसमें 19
सब क्लोज एक एफ ये था। इसमें लिखा था संपत्ति अर्जित करने का हमारा फंडामेंटल राइट, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का हमारा अधिकार है, वो मूलभूत मूलाधिकार है, पर इसे हटाकर बाद में विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो इसमें घूमने की, बोलने की, संघ बनाने की, भाषण देने की, इस तरह की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 कै के एक के अंदर आती है, 19 कै, जिसमें वाक एंड एक्सप्रेशन भाई, प्रेस मतलब मीडिया, वो अखबार वगैरह लिखना, ये भी अपने आप को एक्सप्रेशन करने का एक तरीका है। अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था पीछे भी, वोटाधिकार को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कोई इश्यू हुआ था, या कहीं भाई मतदान करना अनिवार्य कर दिया जाए, जो मतदान नहीं डालते हैं उनके भाई कुछ राइट्स काट लिए जाएं, जैसे उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है तो उन सुविधाओं को रोक लिया जाए। जैसे किसी को अनाज वगैरह दे रही है गवर्नमेंट, वो बीपीएल में आ रहा है और उसने वोट नहीं डाला, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला था भाई ये भी एक एक्सप्रेशन, भाई ये भी कोर्ट ने या लोगों ने बोला है कि ये भी एक एक्सप्रेशन करने का तरीका है अपने आप को। तो ये आता है 19 कै के तहत। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक विवादास्पद कहा था और आलोकित भाग का है? ये कहा था फंडामेंटल राइट वाले पार्ट है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। इनको सर्वाधिक विवादास्पद क्यों कहा था? क्योंकि इनके ऊपर बहुत बहस हुई थी, भाई इसमें ये ऐड किया जाए, इसमें ये कटिंग किया जाए, इसका ये मिसयूज हो सकता है, इसलिए। और फंडामेंटल राइट तो बहुत ज़रूरी होते हैं, हर आदमी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये राज्य के विरुद्ध जिए जाते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद थे। भाई राज्य की पावर को कैसे रिड्यूस किया जाए, कितना कम किया जाए। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किस सीमा तक शून्य हो जाएगी? केवल उस भाग तक जहां तक वे असंगत है। इसमें क्या था, जैसे ये गवर्नमेंट ने ये कोई रूल बनाया और इसमें इतना पार्ट है, वो डिस्प्यूट है इतने पार्ट पर। क्या डिस्प्यूट है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है इतना पार्ट, तो ये इतना पार्ट है वो शून्य हो जाएगा। ये 13 सब क्लोज 2 में लिखी हुई है बात। जितना पार्ट इस विधि का फंडामेंटल राइट मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, असंगत है उसके साथ, उतना भाग, केवल उस भाग तक वह शून्य हो जाएगा। बाकी का विधि और जो रूल विधि है वो एज इज रहेगी। अब देखते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आपको पहले बता दिया, ये किया गया है अनुच्छेद नंबर 16। 14 आपको बता दिया, 14 विधि के समान, विधि के समक्ष समानता, और एक है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, ये 2 कंसेप्ट है। ये तो लिया गया अमेरिका से, और ये है इंग्लैंड का।
विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। याद कैसे रखोगे? संरक्षण आज की टाइम में कौन दे सकता है? जो कोई पावरफुल देश होगा वो ही किसी छोटे मोटे देश या दूसरे को संरक्षण दे सकता है। तो ये तो है अमेरिका से रिलेटेड। और समान समान है इंग्लैंड का। तो अनुच्छेद 14 में वर्णन है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और ये 26 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का जिक्र हो गया। और 19 में विभिन्न प्रकार की 6 बुनियादी आज़ादी जो स्वतंत्रताएं दी गई है, वो 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूम सकता है, संघ बना सकता है, भाषण दे सकता है, अपना मकान बना सकता है, इस तरह की जो स्वतंत्रताएं दी गई है। और ये स्वतंत्रताएं मतलब फंडामेंटल राइट है, वो असीमित नहीं होते हैं। मूल अधिकार ऐसा नहीं है कि आपको दे दिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, असीमित नहीं है। इनकी कुछ लिमिटेशन होती है। अब इन पे रोक लगाई जा सकती है, जैसे भाषण वगैरह देने में अगर लगता है कि कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, इससे भी लोक व्यवस्था खराब हो जाएगी या दंगा प्रसाद हो जाएगा, तो उसके भाषणों पर रोक लगाई जा सकती है। कहीं आप घूमने जाते हो तो अंडमान निकोबार में वहाँ जनजाति रहती है, वहाँ आपको घूमने नहीं दिया जाएगा, आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। अब आप सिक्किम वगैरह में या इस साइड आप ज़मीन खरीदना चाहो तो गवर्नमेंट ने मनाही कर रखी है। तो मतलब मूल अधिकार है, वो असीमित नहीं है कि ऐसा नहीं है भाई ये दे दिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। इनके ऊपर गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, पाबंदियाँ होती है। एक आर्टिकल 17 सिर्फ अस्पृश्यता का अंत है। इसका कोई अपवाद नहीं है। कोई अपवाद नहीं है इसका। मतलब अस्पृश्यता तो अपराध ही है, ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ही है। इसमें आप कोई लॉजिक नहीं दे सकते कि मैंने इसके साथ ये भेदभाव क्यों किया, जातिगत भेदभाव इसलिए किया, ये किया, वो किया। इसमें कोई छूट नहीं है आपको। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न मतलब रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह की भी लेके आई है। बाद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1979 में लेके आई थी, और भी लेके आई है। तो ये थे फंडामेंटल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकरी प्रसादवाद 1951। शंकरी प्रसादवाद 1951 का मुख्य संबंध किस विषय से है? यह संविधान संशोधन और मूल अधिकार से रिलेटेड है। ये क्या था कि संसद ने रूल बनाया था और रूल बना के मूल अधिकारों में कटौती कर दी थी। मूल अधिकारों में कुछ कटौती कर दी थी, और इसी कटौती को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम केस में कहा था कि हाँ, संसद के पास ये शक्ति है कि वो रूल बनाकर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार में कटौती कर सकती है। उसके बाद में आया था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट केस। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही बात कही थी, संसद के पास पावर है भी, ये कटौती कर सकती है फंडामेंटल राइट में। और इसके बाद में एक केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जो
वर्डिक्ट दिया था उसको पलट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया भी संसद के पास ये पावर नहीं है कि वो मूलाधिकारों में कटौती कर सके। फिर संसद ने अपनी पावर दिखाते हुए 24 और 25 दो संविधान संशोधन किए और उसमें उसने कहा कि वो अगर एक नीति निर्देशक तत्व 39 को प्राप्त करने के लिए, उसमें लिखा था कि 39 को प्राप्त करने, नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अगर वो कोई रूल या विधि बनाती है तो उसके तहत अगर फंडामेंटल अधिकारों में कटौती होती है या उनके संगत असंगत है तो वो सर्वोपरि माना जाए ये नीति निर्देशक तत्वों को, यानी वो उस विधि तक शून्य नहीं होंगे। जो हमने पीछे पढ़ा था भी 13 सब क्लोज 2 में, अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जो मूल अधिकारों के असंगत है तो वो, जैसे ये असंगत है तो इस भाग तक ये शून्य हो जाएगा। इसी को संशोधित कर दिया था 25वां और 24वां संविधान संशोधन में, 25 में किया था ये। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद ने अपनी शक्तियों का बहुत मतलब एक्सटर्नल लेवल पर मतलब उपयोग किया था, अपने आप को सर्वोपरि दिखाने की कोशिश जो भी है, मतलब इस तरह से रूल लेके आई थी संसद। और इसी को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में 24वां संविधान संशोधन और 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इनके आधार पर एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। एक वाद आया था जिसका नाम काफ़ी फेमस केशवानंद भारती वाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 में आया था ये। इसमें भारत की सबसे बड़ी जजों की पीठ बैठी थी। इसमें 13 जज थे, 13 और 7-6 से ये फैसला आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संसद के पास ये पावर है, संसद के पास ये शक्ति है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कटौती भी कर सकती है। पर वो संविधान के बुनियादी ढांचे यानी मूल ढांचा, बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और इसके अलावा प्रस्तावना में मूल अधिकारों में चेंज कर सकती है, सिर्फ मूल ढांचे, बुनियादी ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। अब ये मूल ढांचा क्या था, इसकी गवर्नमेंट ने व्याख्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या नहीं की कि मूल ढांचा क्या है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अब व्याख्यान करके ये बताता रहता है भी ये मूल ढांचे के अंतर्गत आता है या मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। पर जो बात 25 में 2 में लिखी गई थी कि नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई नियम बनाए जाते हैं और वो नियम मूल अधिकारों के साथ असंगत है तो वो भाई शून्य नहीं होंगे, इस बात को हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, भाई ये मूल ढांचे के विरुद्ध है। यानी कि फंडामेंटल राइट नियम बनाते वक्त नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखा जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है। फंडामेंटल राइट ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था और संसद के बनाए गए उस बिल के 25 के उस पार्ट को शून्य कर दिया था और इसे मूल ढांचे में काउंट किया था। ये थी आज की क्लास। अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।